जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में जो है साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके 26 मार्च और 27 मार्च के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यदि आपका भी एग्जाम 27 मार्च को है तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि साथियों अभी तक आपके जितने शिफ्टों में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और जितने शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं आपके एनटीपीसी का साथियों उसमें किस पैटर्न से क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल आज की इस क्लास में आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन कराएंगे, जो कि साथियों आपके 26 और 27 मार्च को ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये 27 मार्च वाले स्टूडेंट जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि स्पेशली आपके लिए ये क्लास ज़्यादा करके हैं। तो यदि आपका एग्जाम 27 मार्च को है तो जरूर आप देख के जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से इनको याद करके जाइएगा और बताइए कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो याद रख लीजिएगा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़े थे जेम्स प्रिसेंस। ऑप्शन आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह दबाने के लिए कहां भेजा गया था। चलिए बताइएगा आप कि एक राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह दबाने के लिए कहां पर भेजा गया था। तो याद रख लीजिएगा इनको भेजे गए थे तक्षशिला में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तक्षशिला में भेजे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भुवनेश्वर उड़ीसा के पास हाथी गुफा शिलालेख जो है ये किस राजा से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि भुवनेश्वर उड़ीसा के पास हाथी गुफा शिलालेख किस राजा से संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित है आपके खारवेल राजा से। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करिएगा, खारवेल राजा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद जो है कहां पर बुलाई थी। चलिए बताइएगा कि अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद कहां पर बुलाई थी। तो याद रख लीजिएगा अशोक जो है तीसरी बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में बुलाए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पाटलिपुत्र में बुलाए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा चोलों के अधीन स्वशासन के बारे में जानकारी के संबंध में मुख्य ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि चोलों के अधीन स्वशासन के बारे में जानकारी के संबंध में मुख्य ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो उत्तर मेरूर शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में था। चलिए बताइएगा आप कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था। तो याद रख लीजिएगा मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित शासकों में से किसने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो याद रख लीजिएगा कालाशोक किए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, कालाशोक किए थे। अगला क्वेश्चन है अशोक की कलिंग विजय का वर्णन लघु शिलालेख क्रमांक कौन है। चलिए बताइएगा। तो अशोक के कलिंग शिलालेख का जो वर्णन है ये आपको पता होगा कि ये 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 13वें शिलालेख में हो जाएंगे। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन किया था वह कौन था। चलिए बताइएगा आप कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन किया वह कौन सा था।
तो याद रख लीजिएगा वह डेरियस प्रथम थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, डेरियस प्रथम थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सिक्का था। चलिए बताइएगा आप कि मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सिक्का कौन सा था। तो याद रख लीजिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है कर स्थापना होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। चलिए बताइएगा यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता हो जाएगा। तो यहां पे भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता कौन कौन है। तो राज्य और केंद्र के लिए एकल संविधान, ये बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता भी है, आपको पता होगा। और एकीकृत न्यायपालिका भी है। यानी उपयुक्त सभी जो यहाँ पे दिए गए हैं, आपका डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो याद रख लीजिएगा यह भारत के राष्ट्रपति देते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद का नेता और संसद का नेता है। चलिए बताइएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद का नेता और संसद का नेता है। तो याद रख लीजिएगा यह भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों आप लोग का एग्जाम जो है कौन से शिफ्ट में एग्जाम है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, फर्स्ट में या सेकेंड या थर्ड में है। आप कमेंट करके बताइएगा, आपके एग्जाम से पहले बिल्कुल एग्जाम वाला क्वेश्चन करा देंगे। और बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा यह भाग 12 हो जाएगा। ऑप्शन है आपका सी जो है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जिसमें कौन कौन आते हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और एक कौन हो जाएंगे बताइए आप। तो भारतीय संविधान में आपको पता है कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, समवर्ती सूची भी आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है, लेकिन इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम डैश अवधि के लिए जो है ना बढ़ाया जा सकता है। तो आप सभी लोग को भी पता होगा कि भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है, लेकिन इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम कितने महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा अधिकतम बढ़ाए जा सकते हैं 3 वर्षों तक। ठीक है, अधिकतम 3 वर्षों तक संसद के अनुमति से बढ़ाए जा सकते हैं। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्य रूप से भारतीय संविधान में दिए गए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्य रूप से भारतीय संविधान में दिए गए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित होगा। तो ये भाग 4 आप लोग को पता होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। बताइएगा ये ऐसे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप इस क्लास को देख कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इस बार आपका एग्जाम करेक्ट जरूर होगा और आप इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे। और बताइए कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है।
तो याद रख लीजिएगा, ये आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से, सामान्य रूप से, संसद और विशेष रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपको पता होगा कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से, सामान्य रूप से, संसद और विशेष रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये होते हैं आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। तो समवर्ती सूची में कौन आएगा बताइए आप। तो समवर्ती सूची में आप याद रख लीजिएगा, विवाह और तलाक भी आते हैं, बिजली भी आते हैं, यहाँ पे श्रम कल्याण, यानी कि यहाँ पे आप लगाएंगे कि 1, 2 और 3 उपयुक्त सभी आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रगान के लेखक हैं। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रगान के लेखक होगा। तो याद रख लीजिएगा, आनंद समर कौन हो जाएगा जो श्रीलंका के राष्ट्रगान के लेखक है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो ये हो जाएंगे विक्टोरिया झील। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, विक्टोरिया झील होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का डैश प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। चलिए बताइएगा कि पृथ्वी की सतह का डैश प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो याद रख लीजिएगा, ये 75% भाग जो है जल से ढके हुए हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा आप कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इस रेखा को यहाँ पे आइसोहाइट कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, आइसोहाइट कहते हैं। आगे देखिए, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर को नहीं छूती है। चलिए बताइएगा आप कि किस देश की सीमा कैस्पियन सागर को नहीं छूती है। तो याद रख लीजिएगा आप, ये हो जाएंगे यूक्रेन। यूक्रेन नहीं छूते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्रीलंका के लिए प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्रीलंका के लिए प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, परिधान और चाय दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों सही है। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल और पृथ्वी की सतह पर पानी को डैश कहा जाता है। तो भूमिगत जल और पृथ्वी की सतह पर पानी को साथियों यहाँ पे जलमंडल कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, जलमंडल इसे बोलते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है हिमालय किस भू समन्वय से उभरा है। चलिए बताइएगा, हिमालय किस भू समन्वय से उभरा हुआ है। तो याद रख लीजिएगा, हिमालय जो है ये आपके 33 से हो जाएंगे, 33 से। ऑप्शन ए सही जवाब है, 33 से हो जाएंगे। आगे देखिए, आयतन के हिसाब से हवा का 21% हिस्सा डैश है। चलिए बताइएगा आप कि आयतन के हिसाब से हवा का 21% हिस्सा जो है ये हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है दुनिया की सबसे गहरी झील है। चलिए बताइएगा आप कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि कांडला में पहला EPZ जो है कब स्थापित किया गया था। चलिए बताइएगा आप कि कांडला में पहला EPZ कब स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किए गए थे 1965 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1965 में किए गए। आगे देखिए, क्वेश्चन है डैश को ऊर्जा के हस्तांतरण की दर के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। चलिए बताइएगा कि डैश को ऊर्जा के हस्तांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किए गए हैं शक्ति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शक्ति को। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि हम कुल खपत की गई ऊर्जा को कुल समय से विभाजित करके
औसत का डैश प्राप्त करते हैं। तो हम कुल खपत की गई ऊर्जा को कुल समय से विभाजित करके जो है हम शक्ति को यहाँ पे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, शक्ति को प्राप्त करते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके जो है टॉप 34 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।